हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में लास्ट के जो सीरीज चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। तो आज हम उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। अगर आप मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में बताया था, तो उसमें क्या था, एक मटेरियल क्या था, आइसोट्रोपिक, अनिसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक, अनिसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में बेसिकली अगर ट्राई एक्सियल स्ट्रेस है और बाई एक्सियल स्ट्रेस है तो कितने नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होंगे, यहाँ पे एक टेबल के द्वारा मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। अगर आपको ये देखना है, बेसिकली आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये 1 नंबर और 2 नंबर के कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम आइसोट्रोपिक की बात कर लें तो ट्राई एक्सियल कितना होता है, ट्राई एक्सियल स्ट्रेस 2 होता है। अगर हम आइसोट्रोपिक में बात कर ले बाई एक्सियल में भी 2 होता है आइसोट्रोपिक में, है ना। अगर अनिसोट्रोपिक की बात करें तो अनिसोट्रोपिक क्या होता है, ट्राई एक्सियल स्ट्रेस में 9, फिर बाई एक्सियल स्ट्रेस में 4, है ना। फिर ऑर्थोट्रोपिक में क्या होता है, ट्राई एक्सियल स्ट्रेस में 21 और बाई एक्सियल स्ट्रेस में 6, है ना। ये चीजें याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक आध नंबर में कभी कभार पूछ लेता है। अब आगे चलते हैं हम। तो इसके बाद देख लेते दोस्त, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस ऑन ट्राई एक्सियल और बाई एक्सियल। तो यह क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट ट्राई एक्सियल एंड बाई एक्सियल। जैसे कि मैंने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था आपको कि ट्राई एक्सियल में किस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, है ना। फिर यहाँ क्या था, टाउ वाई एक्स, है ना। फिर ये क्या, सिग्मा वाई वाई, फिर टाउ वाई जेड, ऐसे है। अब यहाँ पे क्या है, टाउ जेड एक्स, फिर टाउ जेड वाई, फिर टाउ, सॉरी यहाँ सिग्मा आएगा ना, तो सिग्मा यहाँ पे टाउ टाउ जेड जेड, सॉरी सिग्मा जेड जेड, ये चीजें हैं ऐसे। तो यहाँ पे देख लेंगे कि ये ट्राई एक्सियल के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे दोस्त कि यहाँ जो ये भी है ये भी सेम है, ये भी यहाँ पे टाउ एक्स जेड भी सेम है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो है टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई, ये तो सिमिलर है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, है ना। अब देख लेंगे, ये है जो टाउ जेड एक्स, यहाँ भी टाउ जेड एक्स है, ये भी तो सिमिलर है ना, टाउ एक्स जेड इक्वल टू टाउ जेड एक्स, है ना। अब यहाँ पे भी देखेंगे, ये क्या है, जेड वाई, टाउ जेड वाई इक्वल टू टाउ वाई जेड हो गया ना। हाँ, इसे तो हम इसे एक मान लेंगे, ठीक है ना। इसे हम एक ही मान लेंगे क्योंकि ये सिमिलर है, तो इसे एक मान लेंगे। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट क्या होता है ट्राई एक्सियल में, तो हम देखेंगे जैसे कि ये एक हो गया, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये एक हो गया किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये एक हो गया ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, 3 हो गया, ये 1 2 3, और बेसिकली इसे 3 काउंट करते हैं क्योंकि ये सिमिलर है ना, ये भी सिमिलर है इसके सिमिलर, तो इसमें हम 3 काउंट करते हैं। ये 3 हो गया, प्लस ये जो है सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, तो ये कितना हो गया, 3, ये प्लस 3 हो गया, है ना। तो हम देख लेते हैं ऐसे, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स जेड, ये कितना हो गया, टोटल 6 हो गया, है ना।
6 है। तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर ऑफ इलास्टिक नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट है, ठीक है, ट्राई एक्सियल में। अब हम बाई एक्सियल में देख लेते हैं। बाई एक्सियल में देख लेते हैं। बाई एक्सियल में हमें पता है कि सिग्मा जेड इक्वल टू 0 होता है ना, क्योंकि ये 2D कंडीशन में है। तो सिग्मा जेड इक्वल टू 0 हो गया, तो समझ इस तरह से ऐसे हो जाएगा, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स फिर सिग्मा वाई वाई, ये ऐसे हो जाएगा ना। अब इसमें देख लेते हैं कि सिमिलर कौन है, तो टाउ एक्स वाई हो गया सिमिलर, फिर टाउ वाई एक्स हो गया सिमिलर, है ना, टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स सिमिलर हो गया। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कितने हैं। तो बेसिकली ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो टोटल 3 हो गए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई। तो इसमें टोटल इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट कितना हो गया, 3 हो गया, 3। ट्राई एक्सेल में कितने थे, 6 थे, और बाई एक्सेल में कितने हैं, 3 है, ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्त मेन टॉपिक, जो सोम में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में प्रॉपर्टी है, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस और स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम, ठीक, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम। बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी हम कोई लोड किसी मटेरियल पे लगाते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मटेरियल कैसे रिएक्ट करता है ना। वो जैसे कि अगर हम किसी पॉइंट पर जा करके कोई मटेरियल वहाँ पे लोड लगा रहे हैं, तो वहाँ से अगर लोड अनलोड करते हैं, लोड हटा देते हैं, तो वो मटेरियल कैसा रिएक्ट करता है, क्या वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, क्या वो पहले जैसा था वो वैसे कंडीशन में चला जाता है, क्या वो ब्रेक हो जाता है, ये सारी कंडीशन हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसे हम किसमें एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, समझे ना। तो बेसिकली ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से होते हैं। मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। जैसे बेसिकली ये हुक्स लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि हुक्स लॉ का एक डिफिनेशंस भी है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन इलास्टिक लिमिट, समझे ना। तो जैसे कि यहाँ पे था, ये इसका डिफिनेशंस है, तो कोई नहीं। तो बेसिकली ना इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा। बेसिकली ये जो है प्रेशर और लोड और इलोंगेशन का डायग्राम होता है, P/del। इसके द्वारा हम इसे कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। ये क्या है, ये लोड हो गया ना, लोड, ये क्या है, इलोंगेशन। तो देखो ये चीजें हैं, अगर हम यहाँ पे इस तरह कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे इतना तो देख लिए दोस्त। अब देख लेते हैं कि ये यहाँ पे ऐसे क्या कर रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिनल एरिया, LC का डिनोट करते हैं ओरिजिनल लेंथ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे इसका मतलब क्या हो गया कि समेशन ऑफ
P अपॉन A। तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। एक हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेन ये क्या हो गया, डेल एल अपॉन सम ऑफ डेल एल, फिर ओरिजिनल अपन ओरिजिनल लेंथ है ना। तो यहाँ क्या क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिफ्लेक्शन, इलोंगेशन लिख देता हूँ अच्छा रहेगा, सम ऑफ ऑल इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल एरिया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देख लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम क्या कैसे बनता है पहले। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, इतना डायग्राम एक बना लेंगे बड़ा सा, समझे। तो ये पहले स्ट्रेंट लाइन हो गया, फिर इसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से, इस तरह मैं बेसिकली ज़्यादा बड़ा बना दिया हूँ, इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि लिखना भी है कुछ मुझे। तो इस तरह से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, ये स्ट्रेंथ लाइन है सीधा, ऐसे इस तरह से, समझे ना। ये इस तरह से, यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस, यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेन। ये परसेंटेज में दिया हो रहता है हमेशा। तो बेसिकली ना इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ क्या हो गया, ए पॉइंट, बी, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, सी पॉइंट, डी पॉइंट, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैक्चर एफ से, समझ गए ना, ये पॉइंट हो गया। अब ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, ए मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट, ORTION, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी मतलब होता है इलास्टिक लिमिट, सी मतलब होता है अपर एल्डिंग लिमिट। डी मतलब होता है लोअर एल्डिंग लिमिट। और ई मतलब होता है अल्टीमेट पॉइंट। एफ मतलब होता है फ्रैक्चर पॉइंट, समझ गया। तो ये सारे पॉइंट होते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है बेसिकली, ये क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो देखो, प्रोपोर्शनल लिमिट वैसे लिमिट होता है जिसमें मटेरियल प्योर होता है, इस पे कोई लोड नहीं लग रहा है ना, वो उसे हम स्ट्रेंथ लाइन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ लाइन। तो यहाँ पे क्या हो, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ऐसे करके, समझिए ना, ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। और ये क्या है, इलास्टिक लिमिट वैसे लिमिट होते हैं जहाँ पे अगर हम लोड लगा रहे हैं फिर वहां से अगर लोड हटा भी देते हैं ना, तो वो मटेरियल सेम रहेगा। जैसे कि
तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बलून को लेते हैं, बलून का एग्जांपल, अगर बलून को फुलाते हैं तो क्या हो गया, वो पहले फूल गया हवा में आके, फिर जब हवा निकालते हैं तो क्या हो गया, वो पहले जैसा आ गया। तो वही कंडीशन है यहाँ पे इलास्टिक लिमिट को, ठीक है। ये क्या है, अपर एल्डिंग। तो अपर एल्डिंग वैसे पॉइंट होते हैं जहां से परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर कोई पाइप को ऐसे बेंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या होगा, अगर वो फिर पाइप को बेंड करने की कोशिश करेंगे, फिर वहां से लोड हटा देंगे, फिर पहले जैसी स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा वो मुड़ा हुआ है, पहले जैसे एकदम सीधा नहीं है। अगर ये मार्कर है ना, ये पहले जैसे सीधा है, अगर इसे हम थोड़ा सा ऐंठने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ज़्यादा लोड लगाएंगे, तो क्या है, डिफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, यहाँ पे एक वाइट वाइट सा कुछ आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। तो अगर हम यहाँ से लोड हटाने की कोशिश करते हैं ना, अगर हम यहाँ से लोड हटाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से परमानेंट यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, समझे ना। तो इतना क्या हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर यहाँ पर हम यहाँ तक लोड अप्लाई कर देते हैं, फिर लोड को अनलोड करेंगे, तो यहाँ पे इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बी पे ना अगर लोड लगाते हैं, फिर लोड को हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी लाइन पे आएगा इसका ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, समझे ना। तो इसी लाइन पे आएगा, और ये लाइन है कि यहाँ पे प्योर मटेरियल है, जो इसे स्ट्रेंथ लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट, ठीक है। इलास्टिक पॉइंट वैसा पॉइंट होता है दोस्त कि जब ये बेसिकली ये फेलियर के पहले वाले पॉइंट होता है, जब हम या इस पर हम ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे, एकदम ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे, तो इसके होने लगते हैं, यहाँ पे जो है आपको यहाँ जो स्ट्रक्चर इतना इसका डायमीटर इतना मोटा दिख रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे डायमीटर पतला होने लगेगा। जैसे आप च्युइंगम खाते होगे, तो च्युइंगम को फिर ऐसे खींचने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है, वो लंबा जैसा तार जैसा वायर जैसा निकलने लगता है। इतना घींचते फिर इतना घींचते हैं, तो क्या होता है, पतला जैसा तार जैसा निकलने लगता है ना। तो वो क्या हो गया, वो नेकिंग हो गया, मतलब नेकिंग गला। तो अब उस पॉइंट पे क्या होता है, पतला जैसा मतलब होने लगता है ना। तो बेसिकली इसे हम इलास्टिक पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इलास्टिक। तो दोस्त इलास्टिक पॉइंट वैसे पॉइंट होता है जहां से फेलियर कोई मटेरियल फेल होना स्टार्ट करता है। जैसे आप अगर घर का वॉल देखते होगे, तो कभी कभी क्या होता है, घर के वॉल में दरारें आने शुरू हो जाती है, तो हम मान लेते हैं कि मटेरियल वहां से फेलियर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है ना, हम वहां से कंसीडर कर लेते हैं कि ये फेल हो गया। अगर कोई ब्रिज है, ब्रिज में हल्का सा भी क्रैक आ जाता है, तो क्रैक आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये इलास्टिक पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब उसके बाद वो फेल हो जाएगा, उसको फेल ही कंसीडर करते हैं ना। तो इलास्टिक पॉइंट वैसा पॉइंट होता है। बेसिकली हम ना इस जोन को हम इस जोन को हम क्या करते हैं, इलास्टिक जोन में रखते हैं। इलास्टिक, इस जोन को हम इलास्टिक जोन बोलते हैं, है ना। और इस जोन को हम प्लास्टिक जोन बोलते हैं। इस जोन को हम प्लास्टिक जोन बोलते हैं, समझ गया। इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, STRA, स्ट्रेन हार्डनिंग। इसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, ये H है, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। इसको नेकिंग बोलते हैं, नेकिंग जोन, इसी के नेकिंग जोन, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि ये पॉइंट क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली जो ए पॉइंट है इसे प्रोपोजन लिमिट बोलते हैं। प्रोपोजन लिमिट कोई भी मटेरियल एकदम प्योर होता है, उसमें ये डायग्राम पूरा स्ट्रेंथ होता है, मतलब कह सकते हैं 45 डिग्री एंगल का बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बी क्या है, बी है इलास्टिक, है ना। बी इलास्टिक पॉइंट है जहाँ से मटेरियल पर अगर लोड लगाते हैं, फिर वो मटेरियल अनलोड कर देते हैं, तो कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आता है ना। परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आता, इसका मतलब ये लाइन इसी से वापस लौट जाएगा। यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ तक आया, फिर ये लाइन जो यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ ना भाई, तो यहाँ से लाइन यहाँ तक आया, फिर हम इस पर लोड हटा दे रहे हैं, तो फिर इसी लाइन से वापस लौट जाएगा, समझ गया, इसी लाइन से वापस लौट जाएगा। अगर ये सी है, ये क्या है,
अपर एल्डिंग मतलब वैसे पॉइंट जहाँ पे 0.2% डिफॉर्मेशन हो चुका है। अगर किसी मटेरियल पे कोई लोड लगा रहे हैं, इतना लोड लगा रहे हैं कि वो हल्का सा क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है, अगर वो सीधा करने की कोशिश करे तो वो सीधा नहीं होगा, बल्कि हल्का सा कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन रहेगा ही। तो अगर इसे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, इसी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, अगर इसे यहाँ से अनलोड करेंगे तो ये मटेरियल यहाँ इस तरह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इतना 0.2%, 0.2% प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट की बात कर लें दोस्त, तो इलास्टिक पॉइंट वैसे पॉइंट होता है जहाँ से नेकिंग स्टार्ट होती है ना, मटेरियल फेल होना स्टार्ट हो जाता है ना, इलास्टिक, अच्छा सॉरी ये अल्टीमेट पॉइंट है, अल्टीमेट, इसे अल्टीमेट पॉइंट में कोई बात नहीं, इसे अल्टीमेट पॉइंट वैसा पॉइंट है जहाँ से मटेरियल फेल होना शुरू हो जाता है ना, और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, सबसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होते हैं उसे बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली ये हाईएस्ट भी होते हैं, समझ गए ना जी। ये सोम में ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर इंटरव्यू में भी जाओगे तो इसी डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि इस पे लोड लगाएंगे तो कैसा होगा, यहाँ लोड लगाएंगे तो किस तरह रिएक्ट करेगा, यहाँ लोड लगाएंगे तो किस तरह रिएक्ट करेगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये कौन सा जोन होता है। इसी टॉपिक से जब आप बताओगे कि मुझे मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो जब आप बताओगे सोम है, तो मेरे ख्याल से मतलब यहीं से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेन डायग्राम बताओ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताओ, उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, सो जब यहाँ पे लोड लगाते हैं तो क्या होगा, फिर यहाँ पे लोड लगाएंगे तो क्या होगा, कहाँ कहाँ पे लोड लगाएंगे तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पे लोड लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कहाँ पे लोड लगाएंगे तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, नेकिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था नेकिंग, तो नेकिंग मतलब क्या होता है, KING ना, NECKING। नेकिंग मतलब क्या होगा, मान ली तो कोई मटेरियल ऐसे है ना, कोई मटेरियल ऐसे है, इस तरह से कोई मटेरियल है, अब इधर से हम टेंसाइल लोड दोनों की तरफ लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से मटेरियल होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह ये क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो मटेरियल इस तरह से होने शुरू हो जाएगा, इस तरह से होना शुरू हो जाएगा, फिर अंत में जाएगा क्या होगा, मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, मटेरियल पहले ऐसे होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपस में ज्वाइंट होने लगेगा, फिर ज्वाइंट होने लगेगा, फिर उसके बाद मटेरियल टूट जाएगा, इसे बोलते हैं नेकिंग पॉइंट, है ना, नेकिंग पॉइंट बोलते हैं। हालांकि ये अल्टीमेट पॉइंट के बाद आता है, समझ गया ना, ये अल्टीमेट पॉइंट के बाद आता है। बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम होता है ना, इसे हम दो तरह के मटेरियल के लिए यूज करते हैं, पहला क्या है डक्टाइल मटेरियल के लिए, और दूसरा क्या है ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो डक्टाइल मटेरियल, अब डक्टाइल मटेरियल क्या होता है कि डक्टाइल मटेरियल वैसे मटेरियल होता है जिसको हम पीट कर वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वो जैसे कि लंबा खींचते हैं तो खींचते वो टूटता नहीं, बल्कि उसके वायर भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल वैसे मटेरियल होता है जिस पर एक बार चोट करने पर वो चूर चूर हो जाता है ना, जैसे कोल हो गया, कोयला हो गया, वो क्या हो गया, ब्रिटल मटेरियल। तो ये जो हमने अभी पढ़ा था वो बेसिकली डक्टाइल के लिए था, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डाक्टाइल मटेरियल, स्ट्रेस डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो बेसिकली दोस्त, जब हम
डक्टाइल के लिए कोई भी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं ना, तो वो एकदम फ्रैक्चर पॉइंट तक जाता है। तो सारी चीज़ें से सारे पॉइंट से होते हुए फ्रैक्चर पॉइंट तक जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं एक डायग्राम बनाए, तो इस तरह से डायग्राम बनता है उसका, मतलब इसमें सारे पॉइंट होता है। ये तो हो गया प्रोपोजनल हो गया, है ना, इलास्टिक हो गया, फिर एल्डिंग हो गया, है ना, लोअर एल्डिंग हो गया, फिर क्या हो गया, अल्टीमेट हो गया, यहाँ पे अल्टीमेट हो गया, फिर क्या हो, फ्रैक्चर, एफ से मतलब फ्रैक्चर हो गया। इस सारे पॉइंट से होते हुए जाता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर ब्रिटल की बात कर ले, अगर हम यहाँ पे ब्रिटल की बात करें, तो इसका जो फ्रैक्चर पॉइंट एकदम नज़दीक ही आ जाता है ना। इसका फ्रैक्चर पॉइंट एकदम नज़दीक आ जाता है। क्यों आता है नज़दीक? क्योंकि जब हम इसे एक बार भी कोई किसी चोट करते हैं ना, तो ये तुरंत क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता, चूर चूर हो जाता है ना। ऐसा वायर में कन्वर्ट नहीं होता है, ऐसे वायर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसके प्रोपोजनल लिमिट के बाद ही इसका क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। अरे सॉरी, यहाँ पे ये हो गया ना, ये हो गया, यहाँ पे फ्रैक्चर आ जाता है। ठीक है, प्रोडक्टाइल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल, तो वही ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है कि जब हम किसी लोड लगाते हैं, तो वो पहले तो वो पूरा अपने प्योर अवस्था में होता है, प्योर कंडीशन में होता है। जब लोड लगाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसके एकदम जैसे कोई पतला चादर नहीं बना सकते उसका, या उसे तोड़ कर उसका लंबा कोई रड नहीं बना सकते हैं, और या तो वायर नहीं बना सकते, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है। डक्टाइल में क्या है, उसे पीट कर पतला कर सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे आयरन के टूल्स बारे में पढ़ते हैं ना, टूल्स को यूज करते हैं उसको, तो उसे ब्रिटल के द्वारा भी बनाया जाता है ना, पीट कर। जैसे कि लोहार के आप जाते होंगे तो बहुत सारे जो है इक्विपमेंट पीट कर ऐसे बनाते हैं, लेकिन कोयला से पीट कर नहीं कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हो गई। अब देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है ना, PROTIES। पहला क्या है, स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस that the material can sustain without failure, सारी स्पेलिंग आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ अच्छे से। ITHOUT, विदाउट, FAILUR, विदाउट फेलियर, है ना। दूसरा क्या है, यील्डिंग स्ट्रेंथ, एल्ड स्ट्रेंथ, है ना, RENGTH, एल्ड स्ट्रेंथ। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, SY। मैक्सिमम स्ट्रेस that the material can sustain without yielding। तीसरा क्या,
अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, एसयू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फेलियर। विदाउट फेलियर, तो बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो जान लेते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है। स्ट्रेंथ, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फेलियर। तो बिना फेल हुए जितना भी स्ट्रेस कोई मटेरियल सस्टेन करता है ना, बिना फेल हुए कोई भी मटेरियल जितना स्ट्रेस सस्टेन करता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना। अब क्या है यहाँ, एल्ड स्ट्रेंथ, तो मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट एल्डिंग। तो बिना एल्डिंग हुए जितना भी स्ट्रेस जो है मटेरियल ऑब्जॉर्व कर लेता है उसे हम एल्डिंग स्ट्रेस बोलते हैं। अगर एल्डिंग स्ट्रेस के आगे जाएगा तो क्या होगा, मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, समझे ना। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फेलियर। तो अगर बिना फेल हुए कोई भी मटेरियल कोई भी जितने भी स्ट्रेस है सस्टेन कर लेता है, अपने आप में ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाहर अगर कोई मटेरियल लोड अप्लाई करते हैं, ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, अल्टीमेट के बाद अगर कोई भी मटेरियल पे लोड अप्लाई कर लेते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, नेकिंग स्टार्ट होने लगता है ना। नेकिंग स्टार्ट होने लगता है, जहाँ पे लोड लगता है वहाँ पे एक मतलब उसके डायमीटर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं। तो हो गया, उसके बाद क्या होता है, फेल हो जाता है मटेरियल, उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। देखो और यहाँ पे देख लेते हैं, डक्टाइल, क्या ब्रिटल, डक्टाइल ब्रिटल, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, एस यू टी एच एस वाई टी। देखो डक्टाइल मटेरियल में ना एल्डिंग टेंसाइल और एल्डिंग कंप्रेसिव जो है एल्डिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन हाँ एल्डिंग और टेंसाइल जो एल्डिंग टेंसाइल और एल्डिंग कंप्रेशन दोनों बराबर होता है, लेकिन एल्डिंग ये दोनों जो है ना एल्डिंग स्ट्रेंथ से जो है ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा अल्टीमेट कंप्रेसिव इज ग्रेटर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फिर क्या होगा अल्टीमेट टेंसाइल। बेसिकली यहाँ पे टेंसाइल नहीं होगा ना, यहाँ तो क्या होता है, ब्रेटल होता है। जब हम कोई मटेरियल पे लोड करते हैं या लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, ये जो ड्यू टू ब्रेटल मटेरियल क्या होता है, टूट चूर हो जाता है ना, एक छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ, टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ पे होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसिव थोड़ा सा कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा मटेरियल, यही चीज़ें हैं। हम देख लेते हैं डक्टिलिटी। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या क्या है,
एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट फ्रैक्चर। तो बेसिकली ये जो मैंने डिफिनेशन वगैरह जितना भी लिखवा रहा हूँ ना, तो ये मेरे नोट्स में है, तो उसी नोट्स में देख देख कर मैं चीज़ें लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत की वाली चीज़ नहीं, आप भी अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, एक नोट्स बना लो ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ इलोंगिनेशन, परसेंटेज ऑफ इलोंगिनेशन, तो हम क्या पढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ इलोंगिनेशन में। इलोंगिनेशन मतलब क्या हो रहा है, उसके लेंथ हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जब हम किसी बीम पे कोई लोड लगाते हैं, टेंसाइल लोड, तो क्या होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, है ना, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल इंटू 100, तो इस तरह से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इलोंगिनेशन, अरे यही लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन, तो रिडक्शन मतलब कह सकते हैं कि मतलब रिड्यूस होना है ना। जब भी कोई मटेरियल में टेंसाइल लोड लगाते हैं तो क्या होता है, इसके इलोंगिनेशन, इलोंग तो होता है, लंबा तो होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसकी डायमीटर जो है डायमीटर इसके छोटे होने लगती है, इसके कम होने लगता है डायमीटर। तो इसका क्या लिख सकते हैं ऐसे, इंटू 100%। तो डायमीटर डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्या है यहाँ पे फाइनल इनिशियल डाया माइनस फाइनल डाया अपॉन इनिशियल डाया इंटू 100 लिख देंगे, समझ गया ना, इतना ये हो गया, ठीक है। आप ये सॉल्व कर लो, सॉरी आप ये जो है नोट्स कर लो अपने नोट्स में। अब है रेजिलियंस, रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम अप टू एल्डिंग पॉइंट, एल्डिंग पॉइंट, ये हो गया, समझे ना। इसका मतलब है कि U इक्वल टू हाफ अपॉन E एप्सिलॉन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम की बात कर लें तो ये क्या है, जैसे कि यहाँ कोई डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन इसका मतलब क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होने से पहले जितने स्ट्रेन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है उसे रेजिलियंस बोलते हैं।
तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होने का मतलब है कि जब ये कोई मटेरियल इस तरह से जा रहा है ना, तो यहाँ क्या तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ इलास्टिक होता है, यहाँ यील्डिंग होता है। तो इसके पहले जितने भी लोड लगाते हैं उस लोड में क्या होता है, लोड को मटेरियल अब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो यही रेजिलियंस कहलाता है। तो अगर हम देख लेंगे यहाँ से ऐसे, ये क्या सिग्मा इक्वल टू एस वाई टी मतलब यील्डिंग हो गया ना। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन, जैसे देखो सिग्मा अपॉन ऐसे ई होता है ना, सिग्मा अपॉन ई। तो ये क्या हो गया, सॉरी अरे इस तरह से हो गया है ना। अब इसको उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, अरे ये हाफ सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ई है ना, सिग्मा अपॉन ई। तो क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस सिग्मा इक्वल टू क्या था, एस वाई टी ना, एस वाई टी का स्क्वायर अपॉन 2e है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे हम जूल पर मीटर क्यूब में लिख सकते हैं ज़्यादातर, समझ गए इतना। तो आई होप आपको रेजिलियंस समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं आगे चीज़ें, टफनेस देखते हैं। टफनेस TOUGHNESS, टफनेस क्या होता है, तो टफनेस होता है वो कि फेलियर होने से पहले जितने भी स्ट्रेन एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है ना, उसे हम टफनेस कहते हैं। इसके जैसे आमतौर की भाषा में बात कर ले तो स्क्रैच रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ मटेरियल इज नोन एज टफनेस। ability of a material to absorb energy without fracture, है ना, ये हो गया। जैसे हम बात कर लें तो यहाँ तक फ्रैक्चर का पॉइंट आता है, तो इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी जोन होते हैं ना, ये जोन को क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं, है ना। ये क्या है, सिग्मा परसेंटेज एप्सिलॉन बोलते हैं इसे, इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ये परसेंटेज में दिया हो रहा था एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब अगर हम टफनेस की बात कर लें, यह क्या है, टफनेस HNESS, टफनेस मॉडुलस ऑफ टफनेस है ना, मॉडुलस ऑफ टफनेस, UGHNES, मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी NERGY, स्ट्रेन एनर्जी वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, FRACTU, फ्रैक्चर पॉइंट। वॉल्यूम आउट ऑफ फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। इतना देख लिया हम।